हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्रिंस सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अनिरुद्ध सिंह कविया और हम आज डिस्कशन करेंगे आरएस 2018 पेपर के में जो पॉलिटी रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं उसके पार्ट 5 की भाग 5 पे आज हम चर्चा करेंगे। पिछले 4 भाग कंप्लीट हो चुके हैं। आप उनको प्रिंस सिविल सर्विस के यूट्यूब चैनल पे जाके आप को देख सकते हैं। तो आरपीएससी द्वारा आयोजित किया जाने वाला एग्जामिनेशन, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित किया जाने वाला जो एग्जाम है आरएएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसके 2018 के पेपर का हम चर्चा कर रहे थे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विदाउट मच डिले, which of the following statements are correct in context to राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में जो 3-4 कथन दिए हुए उन कथनों में से कौन सा कथन सही है? Which statement are correct in respect to और in context of राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन? पहला स्टेटमेंट क्या है? It was constituted on 18th January 1999 by notification issued by the government of Rajasthan. Okay. The commission became functional from March 2000. Rajasthan Human Rights Commission is having one chairperson and 3 members in accordance with the provisions of the Protection of the Human Rights Amendment Act 2006. One of its former chairmen has a retired Supreme Court judge. तो चारों स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहला स्टेटमेंट, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 18 जनवरी 1999, 18 जनवरी 1999 को इसका गठन किया गया था। दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। It was constituted on 18 January 1999 by Rajasthan government, but it only became fully functional on March 2000. Then that statement is also correct. 18 जनवरी 1999 को इसका गठन हो चुका था, लेकिन ये ऑपरेशन में नहीं आया था। ये अभी अस्तित्व में आ चुका था, लेकिन इसको कार्य करना शुरू नहीं किया था। कार्य करना इसने कब शुरू किया था? मार्च 2000 के अंदर। थर्ड, राजस्थान ह्यूमन राइट्स कमीशन हैज हैविंग वन चेयरपर्सन एंड 3 मेंबर्स in accordance with the provision of the Protection of the Human Rights Amendment Act 2006. This statement is, friends, wrong. In fact, why? It is saying one chairperson and 3 members. No, the correct answer is one chairperson and 2 members. One chairperson and 2 members are correct. तो 3 मेंबर नहीं है प्रेजेंट के अंदर। जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बना था उसके बाद अलग अलग राज्यों के अंदर जो प्रावधान किए गए थे, 1993 का जो ह्यूमन राइट्स एक्ट था उसमें, तो उसमें कहा गया था कि हर राज्य के अंदर जो मानवाधिकार आयोग बनेगा उसमें होने चाहिए एक चेयरपर्सन प्लस 4 मेंबर्स। ये ओरिजिनल 1993 के अंदर जो ह्यूमन राइट्स एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट के अंदर, उसमें प्रावधान किया गया था। लेकिन 2006 के अंदर इस एक्ट के अंदर संशोधन हुआ था और इस संख्या 4 को हटा के क्या कर दिया गया था? 2, यानी कि एक चेयरपर्सन होगा और 2 मेंबर्स होंगे हर स्टेट के ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट एक्ट, 1 चेयरपर्सन और 2 मेंबर्स होने चाहिए, 3 मेंबर्स राजस्थान के अंदर नहीं हो सकते। This statement becomes wrong. So one of its former chairperson has retired judge Supreme Court. Yes, one of its chairperson was the retired judge Supreme Court. तो तीसरा स्टेटमेंट अगर हम गलत कर दें सी को, तो सी ये अगर तो ए और बी और डी, ये वैसे ही आपका आंसर निकल के आ जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, which of the following statements are correct in reference to the rule of procedure for motion for the adjournment? Motion for the adjournment, the key word in the question. On the matter of public importance in Rajasthan Legislative Assembly. ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इन कॉन्टेक्स्ट और रिगार्डिंग टू द रूल्स ऑफ प्रोसीजर फॉर मोशन ऑफ एडजर्नमेंट? एडजर्नमेंट मोशन के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इस क्वेश्चन पर आगे बढ़ने उससे पहले हम जानते हैं कि एडजर्नमेंट मोशन होता क्या है। हिंदी में इसको बोलते हैं स्थगन प्रस्ताव, यानी कि लोकसभा की कार्यवाही को किसी पब्लिक इंपॉर्टेंस के मुद्दे को डिस्कस करने के लिए उस कार्रवाई को सडनली रोक देना, ठीक है, स्थगित कर देना, एडजर्न कर देना। लोकसभा की जो नॉर्मल कार्रवाई होती है उस कार्रवाई को बिल्कुल एब्रप्टली रोक देना, ताकि एक पब्लिक इंपॉर्टेंस का अर्जेंट जो मुद्दा है उसके ऊपर डिस्कशन किया जा सके, ठीक है ना। और वो जो एडजर्नमेंट मोशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, सेंटर के अंदर और स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। तो यह है कि मोशन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस को डिस्कशन करने के लिए अच्छा उसके कुछ रूल्स और प्रोसीजर है। एडजर्नमेंट मोशन कब लाया जा सकता है, उसके बारे में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो फर्स्ट है, स्पीकर्स कंसेंट नेसेसरी टू मेक ए मोशन। यस, कोई भी मोशन अगर आएगा तो स्पीकर की परमिशन से आएगा, स्पीकर डिसाइड करेगा उसको ला सकता है या नहीं ला सकता। सेकंड, द मोशन शैल रेज द क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज, यानी कि विशेषाधिकार का कोई मुद्दा है किसी मेंबर का, या लोकसभा और राजस्थान स्टेट असेंबली की बात हो रही है क्वेश्चन में, तो राजस्थान स्टेट एमएलए के अगर कोई विशेषाधिकार है, प्रिविलेज है, उसने ऐसा कोई सदन के अंदर झूठ बोल दिया है, अपने उसको जो विशेषाधिकार जो मिलते हैं, उसको प्रिविलेजेस जो मिलते हैं आर्टिकल 105 के तहत लोकसभा के जो पार्लियामेंट के मेंबर्स उनको मिलते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स को भी इसी तरह के प्रिविलेजेस कुछ मिलते हैं। तो
अपने प्रिविलेजेस को अगर उसने उल्लंघन किया है तो उसका कोई मुद्दा रेज किया जा सकता है। मोशन शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक मैटर ऑफ पब्लिक रिसेंट अकरेंस, यानी कि अभी हाल ही में कोई घटना हुई है उससे जुड़ा हुआ कोई मैटर होना चाहिए जब रेज किया जाए। नॉट मोर देन वन सच मोशन शैल बी मेड एट द सेम टाइम, एक बार सेम सीटिंग, एक बार में एक से ज्यादा मोशन रेज नहीं किया सकता एक सीटिंग के अंदर। तो स्टेटमेंट के अंदर यह है कि पहला तो स्टेटमेंट कर रखते हैं, दूसरा प्रिविलेज के क्वेश्चन को रेज नहीं किया सकता, यानी किसी सदस्य के विशेषाधिकार मामले से संबंधित कोई मुद्दा नहीं उठाया जा सकता। कोई रिसेंट घटना होती है उसी को ही उस मोशन के अंदर रेज किया जा सकता है, और एक बार में ऐसा एक से ज्यादा कोई मोशन नहीं उठाया जा सकता। तो पहला ए बी एंड डी स्टेटमेंट आर करेक्ट, सॉरी ए सी एंड डी स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो करेक्ट आंसर शैल बी 3, ए सी एंड डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ अ बिल recommendation of the governor was required, but without recommendation of the governor it was introduced in the Rajasthan Legislative Assembly and passed by it and sent to the governor. Now यानी कि ये कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन किसी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए किसी राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर गवर्नर की परमिशन चाहिए थी, लेकिन गवर्नर ने परमिशन नहीं दी, सॉरी बिना गवर्नर की परमिशन के वो बिल इंट्रोड्यूस कर दिया गया। गवर्नर की परमिशन चाहिए थी लेकिन उसकी परमिशन नहीं मांगी गई, नहीं ली गई, और बिना परमिशन के बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब गवर्नर क्या करेगा, गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? तो इसमें यह है कि वेयर एसेंट टू दैट एक्ट वाज गिवन बाय द गवर्नर शैल नॉट बी इनवैलिड, यानी गवर्नर अगर ऐसे किसी बिल को परमिशन दे देता है तो वो इनवैलिड नहीं माना जाएगा। सेकंड है द गवर्नर कैन रिफ्यूज टू गिव एसेंट टू ऑन द ग्राउंड दैट वॉल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, यानी कि गवर्नर उसको परमिशन देने से मना कर सकता है, अप्रूव करने से मना कर सकता है ऑन द ग्राउंड कि इन्होंने इस बिल ने क्या किया है, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है। थर्ड, द गवर्नर विल सेंड सच अ बिल टू द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, वो राष्ट्रपति के विचार के लिए भी उस बिल को आरक्षित करके रख सकता है। एंड द गवर्नर और द प्रेसिडेंट assesses it, then the court will declare it unconstitutional on the ground of constitutional provisions. अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट उसको परमिशन दे भी देते हैं तो भी कोर्ट क्या करेगा, उस बिल को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है क्योंकि इसने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का उल्लंघन किया है। द करेक्ट आंसर इज ए फर्स्ट, where assent is of that act was given by the governor shall not be invalid, यानी गवर्नर अगर ऐसे किसी बिल को परमिशन दे देता है तो वो इनवैलिड डिक्लेयर नहीं होगा। गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं अगर कोई बिल गवर्नर के पास आता है? गवर्नर के पास मेनली सबसे पहला ऑप्शन होता है उस बिल को अप्रूवल दे देना, यानी कि गिव एसेंट टू द बिल। फर्स्ट ऑप्शन गिव एसेंट, यानी कि परमिशन दे दो। सेकंड, विद होल्ड एसेंट, यानी कि बिल को रोक दो। थर्ड, रिटर्न द बिल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, वापस जहां से बिल पास हो गया है वहां पे उसको वापस रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज देना। और नेक्स्ट है रिजर्व द बिल, फॉर हुम, फॉर प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के अप्रूवल के लिए उसको रिजर्व कर देना। तो ये गवर्नर के पास ऑप्शन होते हैं जिसमें वो चूज कर सकता है। ये ऑर्डिनरी बिल के बारे में, मनी बिल के संदर्भ में, से कोई मनी बिल के संदर्भ में ये ऑप्शन उसके पास नहीं होता। ओके, इन केस ऑफ मनी बिल ही कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल, वो एसेंट दे सकता है, रिफ्यूज कर सकता है, प्रेसिडेंट के पास रिजर्व कर सकता है, लेकिन उसको रिटर्न नहीं कर सकता। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन पार्ट 5। अगले क्वेश्चंस देखेंगे पार्ट 6 के अंदर। बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हैं RS 2018 के पॉलिटिक्स सब्जेक्ट के। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।